हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर पढ़ेंगे आज हम पास्कल लॉ, यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर चैप्टर का नाम है, पास्कल लॉ टॉपिक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर कल हम पढ़े थे प्रेशर, टोटल प्रेशर और द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंध। आगे का टॉपिक हम आज पढ़ेंगे पास्कल लॉ। उसके बाद किसी प्लेन सरफेस पर टोटल प्रेशर पढ़ेंगे। ये चैप्टर लगभग में द एंड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। आप जानते हैं कि हाइड्रोलिक्स में न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। यकीन न हो तो आपके पीछे पेपर दिया होगा, वो पलट के देख लीजिए, 1 से 2 न्यूमेरिकल देगा। वो जो न्यूमेरिकल देगा वो हम करा देते हैं, हम नहीं भी कराएंगे तो हम ऐसा पढ़ाते हैं कि उस न्यूमेरिकल को आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पास्कल लॉ है ना, क्या हम पढ़ेंगे आज? पास्कल लॉ यानी पास्कल का नियम। हिंदी क्या हो जाएगा? पास्कल का नियम। देखिए, पास्कल नियम के अनुसार समझिएगा, पास्कल लॉ क्या कहता है कि पास्कल नियम के अनुसार कोई द्रव विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। समझिएगा, पास्कल नियम के अनुसार कोई द्रव विरामावस्था में एट रेस्ट कंडीशन, क्योंकि चैप्टर का नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी द्रव क्या है? स्टैटिक कंडीशन में है ना, तो हमेशा स्टैटिक की बात करेंगे। पास्कल नियम के अनुसार कोई भी द्रव विरामावस्था में सभी दिशाओं में क्या लगाएगा? आपका समान दाब लगाता है, सभी दिशाओं में। यानी एक क्या हो गया, समझिए, आसान भाषा में समझिए, क्योंकि आसान भाषा में समझाना बहुत ज़रूरी है। एक क्या है, ऊपर तक मेरा पानी भरा हुआ है, एक कोई क्या है बिंदु है, मेरे ऊपर तक क्या है पानी भरा है। तो देखिए, इस बिंदु पर हम देखेंगे ना, इस बिंदु पे तो सारा दिशा, देखिए इस बिंदु पे ऊपर दाब नीचे दाब है ना, ऊपर से दाब नीचे से दाब, दाएं से दाब बाएं से दाब, इधर से दाब उधर से दाब, यानी सभी दिशाओं में दाब क्या लगेगा? समान लगेगा। बात को समझ रहे हैं? तो यही कह रहा है पास्कल लॉ। पास्कल नियम के अनुसार कोई द्रव विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। अब बस हो गया पास्कल लॉ। लेकिन अब इसका हम डेरिवेशन कर देंगे कि हाँ, सिद्ध कर देंगे कि देखिए हम जो कह रहे थे, अभी हम थियरी बोल रहे हैं ना कि पास्कल नियम के अनुसार विरामावस्था में कोई द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है, ये तो थियरी बोल रहे हैं। अब इसका डेरिवेशन करके हम प्रूफ कर देंगे, पास्कल लॉ खत्म हो जाएगा आसानी से, है ना। इसके डेरिवेशन करने के लिए हम क्या लेंगे? एक बहुत बड़ा बर्तन लेंगे। क्या लेंगे? बहुत बड़ा बर्तन। इसमें क्या डालेंगे? एक प्रिज्म डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे आप? एक प्रिज्म डालेंगे। डालते हैं भाई प्रिज्म को, है ना। इसमें क्या डाल दिए? प्रिज्म डाल दिए। ठीक है, हो गया। यानी पूरा इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। उसमें क्या भरा हुआ है? पूरा क्या भरा हुआ है? पानी। अब ना, हाँ, पानी भरने की जरूरत नहीं, बस अब जान गए पानी भरा है। अब इस प्रिज्म को निकालेंगे हम बाहर और सिर्फ प्रिज्म को बना रहे हैं। किसको बनाएंगे भाई? सिर्फ हम किसको बना रहे हैं? प्रिज्म को बना रहे हैं। थोड़ा इधर बनाते हैं, है ना। सिर्फ किसको बनाएंगे? अब हम सिर्फ प्रिज्म को बनाएंगे। ठीक है, हाँ सर समझ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, क्या बना दिया? सिर्फ प्रिज्म। अब देखिए, प्रिज्म ही क्यों लेते हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, समझिए, हम क्या कर रहे हैं कि बार बार डेफिनेशन बोलेंगे, उसमें है ना मटेरियल है कि विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। तो प्रिज्म लेने का मतलब क्या है? हम यहाँ स्क्वायर भी ले सकते थे, है ना, स्क्वायर भी ले सकते थे। तो स्क्वायर में 2 ही कंपोनेंट मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहाँ लेने से क्या हो गया? यहाँ लेने से वर्टिकल भी प्रेशर मिला, हॉरिजॉन्टल भी, इंक्लाइंड भी मिल गया, है ना। तो इंक्लाइंड का भी स्टडी कर लेंगे, क्योंकि हम क्या करें सभी दिशाओं में, तो इंक्लाइंड भी एक आ जाएगा, इसीलिए टेढ़ा लेते हैं। अब ये है कैसा, है ना, समझिएगा, एक कैसा मिलेगा आपको, समझिए, है ना। ये समझिए एक किस तरह का मिलेगा, कौन सा? प्रिज्म। प्रिज्म कैसा है देखिएगा, नीचे का ऐसा है ना, नीचे का ऐसा है, फिर क्या है आपका? नीचे का ऐसा, और हाँ समझिए, इसी को समझिए, नीचे इस तरह है ना, इतना है, उसके बाद इस तरह है ना, समझ रहे हैं, उसके बाद इस तरह है, यानी एक प्लेन है, एक क्या है? प्लेन है। देखिए ऐसा, जिसकी कुछ क्या है? चौड़ाई है, इसकी मोटाई नहीं, है ना। प्लेन को देखेंगे, समझ रहे हैं। प्रिज्म समझ आ गया होगा, छोटू सा है, छोटू सा, है ना, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटू सा लिए हैं, ठीक है। लेकिन हम जूम करके यहाँ दिखा दिए है। देखिए एक ऐसा है, नीचे का ऐसा है, ठीक है। तो देखिए इसकी लंबाई देखिए, नीचे का है ना, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? स्मॉल टी। इसकी चौड़ाई कितनी है? स्मॉल टी। ए वाला कैसे है? ऐसे है, यानी इसकी ए वाली चौड़ाई कितनी है? स्मॉल टी, है ना। इसकी ऐसा है, ए वाला कैसा है? ऐसा है ना। इसकी ए वाली चौड़ाई कितनी है? स्मॉल टी। अब मजबूरी है ना ऐसा दिखाना, क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह आपको 3D में तुम बना नहीं पाएंगे, तो इस तरह नहीं समझ आ रहा होगा। अब आपको समझ आ गया, ऐसा ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है। अब देखिए इसके 2 किनारे होंगे, ए, देखिएगा
ए डैश, उसके बाद ये हो जाएगा बी डैश, वाह बी डैश, उसके बाद ऐसा सी डैश, है ना। तो लिखेंगे है ना। अब देखिए द्रव के अंदर ये डाल देंगे तो क्या रहेगा आपका, एक जगह स्थिर रहेगा, ठीक है। चूंकि क्या है आपका, हाँ एक क्या रहेगा, पानी में डाल देंगे तो एक जगह क्या रहेगा, टिका रहेगा, ऐसा नहीं है कि जाता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक जगह स्थिर है तो हम क्या है, इस पर फोर्स लगा, देखिए एक कहीं डाल देंगे तो नीचे से कोई फोर्स दाब डालेगा कि नहीं डालेगा, है ना, दाब डालेगा, इसे हम कहेंगे P1। इधर से भी कोई दाब डालेगा उसे हम कहेंगे P2, इधर से भी कोई दाब डालेगा उसे कहेंगे P3। और समझिएगा एक जो प्रेशर का ना एक गुण होता है, दाब का क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज मतलब एक गुण होता है। कौन सा गुण होता है, दाब हमेशा सरफेस के कैसे काम करता है, लंबवत काम करता है। दाब हमेशा किसी सरफेस के कैसे काम करेगा, लंबवत काम करेगा, इंक्लाइन नहीं काम करता। यानी एक था आपका ये था, प्रेशर कैसे लगा, ऐसा, देखिए इसके लंबवत लगेगा, नीचे का है तो प्रेशर कैसे लगा, ऐसे लगा, ऐसा है ना इंक्लाइंड वाला सरफेस, तो इसके लंबवत काम किया, प्रेशर कैसे काम किया, इसके लंबवत काम किया। ये प्रेशर का गुण होता है, ठीक है, बात को समझ रहे हैं। तो बता रहे हैं ना, छोटू सा बस हमको देखना है, ठीक है ना, बस हमको क्या करना है, और जो हम बात बोल रहे हैं कि विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगता है, उसको क्या करना है, प्रूफ कर देना है ना। तो देखिएगा एक छोटा सा है, हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं। ये फिगर आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे समझाए हैं, अभी बुक लेकर समझा रहे थे। अब देखिएगा, अब क्या है ना, कभी भी एक बात मतलब समझिएगा, कभी भी हम दाब हो गया या फिर प्रतिबल हो गया कभी नहीं घटाते हैं। हम किसको घटाते हैं, बल को घटाएंगे, बल को जोड़ेंगे, कभी भी समान, देखिए है ना, कभी भी प्रतिबल या फिर दाब को नहीं जोड़ते घटाते हैं। जोड़ेंगे घटाएंगे तो किसको जोड़ेंगे घटाएंगे, हमेशा बल को। इसीलिए मैकेनिक्स में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बल को जोड़ना, बल को घटाना, बल का वियोजन करना, बहुत सारी चीज़ें होती है मैकेनिक्स में, हम नहीं पढ़ाते हैं, अभी हमको नहीं याद आ रहा है। तो मैकेनिक्स में बल का वियोजन, बल का जोड़, बल करते हैं। कभी प्रतिबल का वियोजन किए हैं घटकों में कि प्रतिबल काश थीटा, नहीं किए हैं ना, कभी दाब का करेंगे वियोजन, न जोड़ेंगे, न दाब को घटाएंगे, न ही प्रतिबल को। हमेशा जोड़ना, घटाना या फिर वियोजित करना होगा तो किसको हमेशा करेंगे, हमेशा बल को करेंगे, ठीक है, एक बात याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा, बल हमेशा किसी सरफेस के लंबवत, बल हमेशा, बल का स्टडी करने के लिए बल को हमेशा वर्टिकल, और देखिए बल का वियोजन क्यों पढ़े थे, क्योंकि बल का स्टडी करने के लिए सबसे पहले बल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ के उसका स्टडी करते हैं। दो चीज़ें हम अभी बोल रहे हैं, कभी भी प्रतिबल या दाब को नहीं जोड़ा घटाया जाता है। किसको जोड़ा घटाया जाता है, हमेशा बल को जोड़ा घटाया जाता है। दूसरा चीज़, बल को स्टडी करने के लिए उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, अभी आप लोग है ना, अभी आप लोग वो चीज़ें नहीं पढ़े होंगे, जब एक वो सोम में ये सब चीज़ें जेई के अंदर की बात है ना। ये बीम है ना, बीम पे एक लोड लग जाए, फोर्स लगता है टेढ़ा। अब टेढ़ा फोर्स लगाना है, टेढ़ा तो लगा, लेकिन इसको दो भाग में तोड़ के ही हम स्टडी कर पाएंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ के ही हम स्टडी करते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो यानी यहाँ P3 लग रहा है, तो बताइए इसके दो घटक होंगे। यदि यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ हो जाएगा आपका P3 काश थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका P2 काश थीटा। जी सर समझ आ गया, तोड़ दिए, है ना। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि एक क्या था पानी के अंदर, यहाँ था, इसको हम जूम करके एक क्या करना पड़ेगा, अब हमको सिद्ध करना पड़ेगा। क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि इधर का फोर्स को बराबर है, ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स का क्या है, बराबर है, यही ना कह रहा है। और सभी फोर्स एक दूसरे के आपस में बराबर है, सभी फोर्स, यानी P3 हो गया, P2 हो गया, P3। अभी हम डिफिनीशन में क्या बोल रहे थे कि पास्कल नियम के अनुसार कोई भी द्रव विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब डालता है, यानी समान दाब, यानी P1 P2 P3 क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी तो समान दाब सभी दिशाओं से हो गया, है ना। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम संतुलन में करेंगे, किसको संतुलन में करेंगे मेरे लाल, सबसे पहले हम संतुलन में करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, यानी सिग्मा एच इक्वल टू 0, यानी प्रिज्म पर लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग,
कभी प्रतिबल दाब का बीजगणितीय योग नहीं पढ़े होंगे, है ना। प्रिज्म पर लगने वाले सभी बलों का, सभी क्षैतिज बलों का बीजगणितीय योग कितना होगा, 0। सिद्ध करने के लिए लिए हैं, क्या है कि देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा समझिएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से देखिएगा P2 cos थीटा। मेरे भाई P2 cos थीटा तो प्रेशर है। हम यहाँ क्या लिखे हैं, ये यहाँ क्या बोले हैं कि प्रिज्म पर लगने वाले सभी बलों का सभी क्षैतिज बलों का बीजगणितीय योग 0। ये तो सिर्फ एक दाब है ना, तो जानते हैं आप दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब में क्षेत्रफल से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बल मिल जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रिज्म पर लगने वाले सभी बलों का, सभी क्षैतिज बलों का बीजगणितीय योग 0 होगा। तो देखिए P2 cos थीटा, इसमें हम क्षेत्रफल से गुणा करेंगे तो AC गुणे T, यही है ना, देखिए यही वाला है। तो AC गुणे T, क्षेत्रफल मिला ना, AC गुणे T। इसका माइनस देखिए इधर वाला प्लस ले लिए, है ना, इधर वाला तीर था प्लस ले लिए, तो इधर वाला माइनस लेंगे। किसी को प्लस किसी को माइनस ले सकते हैं, ठीक है। माइनस इधर वाला फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस P2 है ना, P2 और ए वाला बताइए, ए वाला लंबाई कितनी है, BC गुणे T = 0, है ना, दिख रहा है कि नहीं। पहले हम ये देख ले रहे हैं आपको पहले, क्योंकि आज वाह दिख रहा है, अभी तो बहुत जगह है। ठीक है, कितना हुआ ना, P2 = 0। ओके, अब समझिएगा, अब इसको क्या लिखेंगे, P2 cos थीटा गुणे AC गुणे T = P2 गुणे BC गुणे T। आपके बुक में डायरेक्ट यही लिखा होगा, सिग्मा H तो लिखा होगा, लेकिन डायरेक्ट ये लिखा होगा, क्योंकि वो जानता है कि आप लोग इस बात को जानते हैं कि जोड़े घटाएंगे तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि भाई मेरे बच्चे छुटकू हैं, एक कन्फ्यूज हो जाते हैं, है कि नहीं। अब समझ आया आपको। अब देखिएगा यहाँ हो जाएगा आपका P2 cos थीटा गुणे T = P2 गुणे BC अपन में AC को नीचे लेके आ गए गुणे T। AC को नीचे लेके आए हैं, कुछ नहीं किए, इस AC को नीचे लेके आ गए। अब देखिए P2 cos थीटा गुणे T = P2, कहीं दिक्कत है यहाँ, ओहो ये P3 है ना, ये P3 cos थीटा, P2 लेके आ गए, ये तो 2 ही है, P3 है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, आप लोग को पता चल गया होगा सर यहाँ P3 है, लेकिन आप लोग फड़फड़ा रहे होंगे कि सर को कैसे बताएं। इसलिए कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइव आएँ और मतलब लाइव पढ़ाएँ तो आप लोग बता देते तुरंत ना। और देखिए P2 cos थीटा × T, ये क्या हो जाएगा, P2 गुणे T। अब यहाँ समझिएगा, यदि इसमें देखें हम पूरे प्रिज्म में थीटा निकाल लें तो cos थीटा = क्या हो जाएगा, cos थीटा = बताइए तो क्या हो जाएगा, ओहो कितना गलत होगा यार। ये हो जाएगा आपका sin थीटा। आप लोग भी कहेंगे सर गलत पढ़ा रहे आते आज, है ना, sin थीटा। हम इस कट इट नहीं करते हैं, गलत हो गया, आपको दिक्कत थोड़ी हो, तो गलत लिखने से हो जाता है ना, sin थीटा। सर ये P3 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, हम वही तो कह रहे हैं, क्यों कट नहीं रहा है, कटना चाहिए ना। देखिए P3 sin थीटा। अब देखिए तो अब यहाँ यदि हम sin थीटा देखें प्रिज्म में, कहाँ देखना है हमको, प्रिज्म में। यदि प्रिज्म में, ये भी बात आप बताना चाहते होंगे, यदि प्रिज्म में हम sin थीटा देखें तो क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण, यानी BC में AC होगा कि नहीं होगा, सर होगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं बताइए, BC गुणे AC की जगह क्या लिख सकते हैं, हम sin थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों कट जाएगा, T sin थीटा, यानी P3 = क्या हो जाएगा, P2। देख रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्विलिब्रियम कर किए हैं संतुलन में, लेकिन दोनों का मान बराबर आ रहा है। यानी इस एंगल का फोर्स यानी प्रेशर और इस एंगल का प्रेशर, देख रहे हैं ना, एक ऐसा प्रेशर लगा है, लेकिन एक किसके बराबर आ गया, हॉरिजॉन्टल वाले का। इसी तरह हम देख लेंगे किसका, सिग्मा V = 0, यानी प्रिज्म पर लगने वाले सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजगणितीय योग 0। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे जैसे बुक में लिखा है ना, क्योंकि हम जानते हैं। अब इसको हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं, अब बता चुके हैं, अब समझ आ जाएगा आपको। अब देखिए
P3 समझिएगा, P3 cos थीटा गुणे AC गुणे टी, AC गुणे टी से गुणा करके इसको हम बल में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद नीचे वाला क्या हो जाएगा, P1 गुणे AB गुणे टी, है टी से टी यहीं काट सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब समझिएगा, P3 cos थीटा गुणे टी इजकल टू P1 गुणे AB अपान में AC गुणे टी, है ना। P3 cos थीटा गुणे टी इजकल टू P1 गुणे टी, है ना। अब देखिए यहाँ cos थीटा इजकल टू इस प्रिज्म में देखिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी AB अपान में AC हो जाएगा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका cos थीटा टी, यानी P3 इजकल टू किसके बराबर हो गया, P1 के, है ना। ये हो जाएगा समीकरण 1, कोई समीकरण 1, कोई समीकरण 2, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। देख रहे हैं कितना हम वर्टिकल को बैलेंस कर, हम वर्टिकल कंपोनेंट के बैलेंस किए हैं, बल को बैलेंस किए हैं, लेकिन इधर वाले की इक्वल आ गया, है ना। पास्कल क्या बोले थे, सही बोले थे एकदम, क्या बोले थे कि पास्कल नियम के अनुसार कोई भी द्रव विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब डलती है। अब सभी दिशा क्या, 10 दिशा लेकर थोड़ी बताएंगे तभी आपको समझ आएगा, 3 दिशा से लग जा रहा है ना, है ना। यानी समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या कह सकते हैं कि P1 इजकल टू, है ना, P2 इजकल टू P3 हम कह सकते हैं, एकदम बेबाकी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हम सिद्ध कर दिए। तो यही था, कुछ नहीं था, है ना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट को हम इक्वल कर रहे हैं, लेकिन मेरा किसी भी डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर, वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर, या फिर इंक्लाइन डायरेक्शन में प्रेशर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो प्रूव कर दिए, काम खत्म हो गया पास्कल जी का। बस नोट्स मिलेगा, अच्छे से उसमें बताएं। माना एक प्रिज्म है जो पानी के अंदर डूबी है, इसकी सिराएँ A1 BB CC है, इसकी चौड़ाई T है। चूँकि प्रिज्म के सभी पार्ट संतुलन में है, अतः प्रिज्म भी संतुलन होगा, इसलिए प्रिज्म पर लगने वाले सभी क्षैतिज बलों का बीजगणितीय योग शून्य, प्रिज्म पर लगने वाले सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजगणितीय योग शून्य। समीकरण 1 समीकरण 2 से निकाल देंगे हम, प्रूफ कर दिए, काम खत्म। नोट्स मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला हम क्या देखेंगे, टोटल प्रेशर ऑन प्लेन सरफेस, यानी सतह पर संपूर्ण दाब। समझ आ रहा है ना, अरे हाँ तो कहिए, एक तो आप लोग अच्छा कमेंट नहीं कर रहे हैं, दिल तोड़ दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगला देखिएगा, टोटल प्रेशर ऑन प्लेन, है ना, यानी सतह पर संपूर्ण दाब। क्या मिलेगा आपको, सतह पर संपूर्ण दाब, ठीक है। सतह पर संपूर्ण दाब, सतह मतलब प्लेन आप तो फर्स्ट ईयर पढ़ के आए, आपको तो प्लेन पता ही होगा। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में उसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है। जैसे ये पेज हो गया, इसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में इसकी मोटाई क्या है, कम है, इसे क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। यानी हमको प्लेन पर ज्ञात करना है टोटल प्रेशर। इसमें 3 कंडीशन आपको मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा प्लेन हॉरिजेंटल है, दूसरा मिलेगा प्लेन वर्टिकल है, तीसरा मिलेगा प्लेन इंक्लाइंड है ना। कर लेते हैं ज्ञात, देखिएगा ए हो जाएगा आपका पानी का लेवल, ए क्या हो जाएगा, पानी का लेवल, है ना, ये पानी का सिंबल, पानी वहाँ तक है। इसके अंदर एक वर्टिकल क्या है, प्लेन है, ठीक है सर, प्लेन ले लीजिए। एक कौन सा प्लेन है मेरा लाल, ए वाला, ऐसा दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसा, है ना। अब जैसे कुछ चौड़ाई भी है तो चौड़ाई बना देते हैं बस, है ना। देखिए चौड़ाई ऐसा दिखाई दे देगा इसकी, समझ रहे हैं ना, ऐसा है, ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िए, ठीक है। माना सतह का कुल क्षेत्रफल ए है, पानी का घनत्व रो, गुरुत्वीय त्वरण आपको मिलेगा जी। भाई ये पानी में डूबा हुआ है, ये पानी का सिंबल है, पानी में डूबा हुआ है। इस प्लेन पर एक छोटी सी पट्टी मानेंगे, एक छोटी सी पतली पट्टी मानेंगे। कौन सा पट्टी, मेरा पट्टी, यानी यम के नाम का पट्टी मान लिए, है ना, ठीक है। चलिए बुक में mn दिया होगा, mn नाम का पट्टी मान लिए। इसका क्षेत्रफल कितना है, d है। इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना है, d है। देखिए कुछ नहीं करना है,
एक छोटी सी पट्टी पर प्रेशर, टोटल प्रेशर निकाल करके हम देखेंगे। देखिएगा यानी ना ये डूबा हुआ है पानी में, ये पानी में क्या है, डूबा हुआ है। तो पानी में डूबा हुआ है तो देखिए प्रेशर इस पर क्या आएगा, इधर से भी प्रेशर, इधर से भी प्रेशर क्या लगने वाला है, सेम लगने वाला है ना। तो क्या निकालेंगे, इस पर प्रेशर कितना आ रहा है, एक पट्टी पे प्रेशर निकाल लेंगे, समाकलन कर देंगे, पूरे प्लेन पे पट्टी निकल जाएगा। अब जो प्लेन बना है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा ही हो मेरे लाल, ये जो प्लेन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसा ही हो, ये प्लेन कैसा भी हो सकता है ना, ये प्लेन कैसा हो सकता है, ये प्लेन कैसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल ही हो, हम तो रेक्टेंगल ले रहे तो बन गया। ये प्लेन कैसा भी हो सकता है, ये प्लेन कैसा भी हो सकता है ना, समझ रहे हैं। ये प्लेन कैसा भी हो गया, एक छोटी सी पट्टी पर निकालेंगे, उसके बाद उसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। हाँ सर आगे चलिए, अब चलते हैं। पट्टी क्या है आपका, mn, तो लिखेंगे छोटी सी पट्टी mn पर दाब, पहले हम दाब निकालते हैं, दाब, तो दाब क्या हो जाएगा, रो जी एच, माना वो पट्टी द्रव के स्वतंत्र तल से एच गहराई पे है, तो क्या हो जाएगा, रो जी एच, प्रेशर आप जानते हैं। अब लिखेंगे छोटी पट्टी mn पर कुल दाब यानी कैपिटल P। अब आप याद रखिए प्रेशर इजकल टू क्या होता है, फोर्स अपान में एरिया, शुरू में बताए थे। तो फोर्स यही तो टोटल प्रेशर है, हम बताए थे शुरू में, क्या हो जाएगा, प्रेशर गुणे एरिया। तो प्रेशर तो आपको मिला हुआ है, यानी प्रेशर तो आपको मिला है, दाब यानी दाब P मिला है, गुणे पट्टी का क्षेत्रफल। अब बताइए टोटल प्रेशर मिल गया कि नहीं, पट्टी का क्षेत्रफल है ना, यानी कैपिटल P क्या मिल गया आपका, रो जी एच गुणे डी ए। बताइए कोई शिकायत, नाराजगी साजगी नहीं सर, हो समझ आ रहा है तो हो गया डेरिवेशन, ठीक है। अब देखिए ये तो पट्टी पर था ना, अब क्या करेंगे, संपूर्ण सतह के लिए, संपूर्ण सतह पर दाब, क्या निकालना हमको, संपूर्ण सतह पर दाब। तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर है ना, तो कैपिटल P दिखाते हैं। संपूर्ण सतह पर दाब के लिए क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, डी ए इंटू एच का क्या कर देंगे, एच इंटू डी ए का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। हाँ सर ये भी समझ आ रहा है, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको, तो आपको ये भी समझ आ रहा होगा क्या इस पूरे कंडीशन में कहीं द्रव का घनत्व बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो समाकलन के बाहर करिए, द्रव का घनत्व कहीं नहीं बदलने वाला है। क्या कभी जी गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलेगा, तो कहेंगे नहीं। तो द्रव का घनत्व इस कंडीशन के लिए द्रव का घनत्व गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है आपका, समान होता है, तो उसको समाकलन के बाहर कांस्टेंट हो गया। बचा क्या, एच इंटू डी ए। मेरे भाई एच ही तो बदला, यहाँ से देखिए, यहाँ से एच पूरा बदलेगा है ना, एच बदलेगा, जैसे नीचे जाएंगे एच बदलेगा, जैसे जब पट्टी की चौड़ाई बढ़ाते जाएंगे ए भी बदलेगा है ना, ये भी डी ए भी बदलेगा, यही दोनों वेरिएबल हैं। तो दोनों वेरिएबल हैं, तो पी रो जी, देखिएगा ए मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है सर, एक मैक्सिमम कैपिटल ए हो सकता है, और क्या होगा। अब समझिएगा यहाँ जो समझने वाली बात है, यहाँ क्या है, एक समझने वाली बात है यहाँ क्या है आपकी समझने वाली बात है, ठीक है। एक पट्टी पर ले रहे थे दाब, हम टोटल प्रेशर ज्ञात कर रहे थे, तो यहाँ से तो एच लिख दिए, लेकिन जब हम पूरे को ले लिए तब कहाँ से एच लिखेंगे, पूरा ए ले लिए ना, क्योंकि समाकलन मैक्सिमम ए होगा, पूरा ले लिए। जब पट्टी पर लिख लिए थे तो एच था, लेकिन जब पूरा ले लिए तो बताइए कहाँ से एच लेंगे, तो उसके गुरुत्व केंद्र से। तो माना इसका गुरुत्व केंद्र क्या है, जी है, तो जी से स्वतंत्र यानी ऑब्जेक्ट के गुरुत्व केंद्र से द्रव के स्वतंत्र तल की ऊंचाई किससे दिखा रहे हैं हम, एक्स बार से, है ना। तो देखिए एक बढ़ के क्या हो गया, कैपिटल है, तब ऊंचाई क्या लेंगे, इसका गुरुत्व केंद्र से दूरी हो जाएगा, रो जी ए एक्स बार। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम आसान भाषा में, समझ रहे हैं ना। हम कह देंगे कि मेरे इस यहाँ एक पतली पट्टी है, बताइए कितना प्रेशर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर रो जी इस पतली पट्टी का क्षेत्रफल गुणे पतली पट्टी से पानी की ऊंचाई, हो गया काम। रो जी ए एच
हो गया काम। लेकिन हम कहेंगे मेरे पूरे शरीर पर टोटल प्रेशर ज्ञात करिए, तो मेरे पूरे शरीर का टोटल प्रेशर के लिए आपको रोज ही तो गुणा करना है। कहेंगे सर पूरे आपका शरीर का क्षेत्रफल बताइए, ए क्षेत्रफल हो गया। लेकिन अब कहाँ से स्वतंत्र तल की ऊंचाई मापेंगे, तो कहेंगे सर आपका गुरुत्व केंद्र से माप देंगे। बात को समझ रहे हैं ना, पट्टी है तो पट्टी से ऊंचाई, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो उसके गुरुत्व केंद्र से ऊंचाई हो जाएगी। तो यही हो गया आपका क्या, टोटल प्रेशर का फार्मूला वर्टिकल प्लेन के लिए। आगे बढ़ें। हाँ सर समझ आ गया, आप समझाएं, समझना है हो ही नहीं सकता। अगला देखिएगा, सेम यही कंडीशन है अगला, है ना। अब इसमें क्या हो गया, है ना, ये क्या था, पहला क्या था, टोटल प्रेशर ऑन, पहला हेडिंग डालिएगा, टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन, यानी ऊर्ध्वाधर तल पर संपूर्ण दाब। अब इस तल को क्या कर दे रहे हैं, हॉरिजेंटल। दूसरा क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजेंटल प्लेन, यानी क्षैतिज तल पर संपूर्ण दाब। अब यही जो प्लेन है ना, ऐसा था या फिर ऐसा था, कैसा भी था, अब ये कैसा कर दिए, इसको हम ऐसा कर दिए, कैसा कर दिए, ऐसा। चलिए सर कर दे रहे हैं ऐसा। ये बहुत पतली है, हम बता दे रहे हैं, ये बहुत ही पतला है, इसकी मोटाई कम है, लेकिन थोड़ा मोटा बनाना ज़रूरी है क्योंकि आपको दिखे, ये हो गया ना प्लेन, ऐसा ही तो दिखाई देगा। अब इसका 3D दिखने का कोई मतलब भी नहीं होगा, मतलब कि इसका ये मान ले, यही ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं, काम खत्म, है ना। ये वाला देख रहे हैं। अब ये क्या करें ना, इस पर एक पतली पट्टी मानिए तो आदमी कन्फ्यूज हो जाएगा, ये समझेगा ये वर्टिकल है, इसलिए इसको हम नहीं बना रहे हैं, बस आप समझिए ऐसा है, ठीक है ना। अब समझिएगा, हम यहीं से लेके समझा दे रहे, ऐसा है, इसका टोटल एरिया कितना है, ए, इस पर एक पट्टी मानेंगे, एक पतली पट्टी मानिए, ऐसा पतली पट्टी, है ना, mn मानेंगे, उसकी एरिया क्या रहेगा, ए। इसका पतली पट्टी की ऊंचाई h तथा ऑब्जेक्ट के गुरुत्व केंद्र से तो स्वतंत्र तल की ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, आपका x बार ही हो जाएगा। यही है फ्री सरफेस, स्वतंत्र तल, पानी है, ठीक है। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझिएगा, ये है आपका प्लेन, इस पर क्या बना हुआ है ना, छोटा सा बना दे रहे हैं आपको समझने के लिए, प्लेन हो गया। अब इस पर ना एक पतली पट्टी मान लीजिए, यही पतली मान लीजिए भाई, यही कैसा ही मान सकते हैं, यही मान लेते हैं। इस पतली पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका DA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा, ठीक है। अब इस पतली पट्टी की ऊपर से ऊंचाई कितनी है, पहले ये बताइए, दिख रहा है, बड़ी समस्या और आज हम ट्रिक नहीं लगाए ना, कहाँ दिख रहा है, अभी तो बहुत दिख रहा है यार, हम बहुत कंजूसी कर रहे हैं, इसका मतलब है ना। पतली पट्टी के ऊपर से ऊंचाई क्या है, h, यही चीज़ को हम यहाँ बनाए। हम कह देंगे पतली पट्टी mn पर कुल दाब, हम सब डायरेक्ट लिखेंगे, पतली पट्टी mn पर कुल दाब, यानी टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, सर प्रेशर हो गया गुणे DA, डायरेक्ट लिखे हैं, इसमें हम समझाए थे, है ना, डायरेक्ट लिख दिए, ऐसा करना पड़ेगा आपको। यानी पतली पट्टी पर क्या निकालना है, कुल दाब इतना निकलेगा। अब पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समाकलन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे कि संपूर्ण क्षेत्रफल पर कुल दाब, है ना, कैपिटल P इक्वल टू क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन के लिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं मेरे लाल, रो जी ए सिर्फ DH और नहीं, H और DA वेरिएबल है, H और DA वेरिएबल, H भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। अब समझिएगा, रो यहाँ कांस्टेंट है, रो जी ए, DA का समाकलन करेंगे तो बढ़ के क्या हो जाएगा, इसका कुल क्षेत्रफल A हो जाएगा, है ना, इसका क्षेत्रफल जो माने A, यही हो जाएगा A, x बार उसके गुरुत्व केंद्र से ऊंचाई, तो हो जाएगा x बार टोटल प्रेशर। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल के केस में दोनों का मान क्या होता है, x बार और h का मान क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा, एक हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब इसकी किसी भी प्लेन को ले लेंगे तो स्वतंत्र तल से ऊंचाई सेम ही तो मिलेगा, इसका गुरुत्व केंद्र भी यही मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, x बार इंटू h होता है, इसलिए यहाँ कह रहे थे h भी कांस्टेंट ही है। ऐसा नहीं ना कि h का मान चेंज होगा, ऐसा है, h का मान थोड़ी चेंज होने वाला है ना। तो x यानी उसके गुरुत्व के प्लेन के गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्र जल के स्वतंत्र तल की ऊंचाई x बार, और एक पट्टी भी ले लेंगे तो भी ऊंचाई स्वतंत्र तल तक सेम ही होगा, ठीक है ना। हाँ सर समझ गए, आगे बढ़िए। इतना समझ आ गया। देखिए क्या हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं आप सोच रहे हैं कि सर इसको मिटा के लिख दीजिए ना, नहीं, इसलिए कि दोनों का फार्मूला सेम आएगा,
अभी तीसरा करेंगे उसका भी यही फार्मूला आएगा। इन तीनों का फार्मूला सेम आता है, फार्मूला सेम है, अंदर का मटेरियल अलग है। यहाँ यक्स बार दूसरे तरह से निकलता है, यहाँ यक्स बार दूसरे तरह से निकलता है, ठीक है। तो फार्मूला सेम है, ठीक है। अंदर जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब ज़्यादा समझ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला लिखेंगे टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड सरफेस, यानी नत तल पर संपूर्ण दाब। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका पानी का एक तल हो गया, इस पे अब कोई नत तल बन गया। सर नत तल नहीं समझ आया, अरे क्यों नहीं समझ आया, समझा देंगे, अभी नहीं आया तो देखिए। ये पानी हो गया, ये पानी का कोई तल हो गया, यहाँ से ऐसा है नत तल, मतलब ना ही वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल, एक ऐसा है ऐसा है, देखिए बस मोटाई आपको दिख रहा है, ऐसा है ना, हो गया काम। एक कितने एंगल पे झुका है, थीटा एंगल पे, है ना। अब समझिएगा, अब इस पर क्या कर रहे हैं कि चलिए इसका हम बना दे रहे हैं, जो बड़ा वाला फिगर है वो भी बना दे रहे हैं, लेकिन है ना, ये हो गया। अब इस पर एक पतली पट्टी मार रहे हैं, जो यहाँ भी पतली पट्टी आ जाएगी, इस पर एक पतली पट्टी मारेंगे mn, जिसका एरिया कितना लेंगे हम da। पूरे प्लेन का एरिया कैपिटल है ना। इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या है, यच है, जबकि यहाँ से इसके लंबवत एक लाइन खींचेंगे, है ना, और ए वाली ऊंचाई कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा यच डैश, क्या मिल जाएगा, यच डैश, ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे इसको ना। इसमें थोड़ा वो होगा, ताम झाम होगा, है ना, इसलिए इसको हम आसानी से बना, मतलब कि 2 कलर से बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ए क्या हो जाएगा आपका यच, क्योंकि पट्टी तक का और यहाँ तक का ए हो जाएगा आपका यच डैश, ठीक है। हाँ सर ठीक है, इतना आगे बढ़िए। चलिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छोटी पट्टी mn पर दाब। कहेंगे सर ये तो आसान है, छोटी पट्टी mn पर दाब रो जी एच, रो जी एच, रो जी एच, ठीक है। आगे चलते हैं, हो गया ना। अब हम कहेंगे कि छोटी पट्टी mn पर कुल दाब, mn पर क्या हो जाएगा आपका कुल दाब के, वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं, है मत मेजर करने लगे हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस को। कुल दाब यानी कैपिटल P इक्वल टू क्या हो जाएगा, दाब गुणे क्षेत्रफल, यानी रो जी एच गुणे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू डी है ना, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका डी ए। यहाँ थीटा बनेगा ना, यहाँ से ए वाला डिस्टेंस ये तो डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एंगल बनेगा आपका थीटा एंगल, ठीक है। अब समझिएगा, है ना, अब समझिएगा, यहाँ यदि हम देखें, यहाँ इस त्रिभुज में हम देखते हैं, इस त्रिभुज में तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, लंब अपान में कर्ण, यानी यच अपान में यच डैश। तो यच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यच डैश साइन थीटा, है ना। इसको रखेंगे इसमें, यानी टोटल प्रेशर इक्वल टू रो जी डी एच की जगह क्या रखेंगे, यच डैश साइन थीटा, है ना, यच डैश साइन थीटा। अब समझिएगा, अब कुल समतल पर संपूर्ण दाब, यानी कुल समतल पर कुल दाब, है ना, टोटल प्रेशर क्या करेंगे, P इक्वल टू समाकलन कर देंगे। पहले हम बाहर निकाल दे रहे हैं ना, शॉर्टकट में, नोट्स में आपको डिटेल मिलेगा वैसा लिखिएगा। सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, रो जी। क्या आप यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी टोटल प्रेशर निकालेंगे जो थीटा चेंज होने वाला है, नहीं, यानी साइन थीटा को भी यहाँ क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। मैक्सिमम जगह आप यूज़ करते होंगे थीटा का मान चेंज करते होंगे, है ना, समाकलन करते हैं, लेकिन यहाँ कांस्टेंट है ना। यहाँ क्या है आपका थीटा इतने एंगल पे है, इतने एंगल पे,
तो कहीं जाएंगे ना, कहीं चले जाएंगे, प्रेशर ज्ञात करेंगे तो थीटा तो कांस्टेंट है, तो यहाँ कांस्टेंट को बाहर कर दिए। समाकलन किसका करना है आपको? आपको करना है एच डैश का और डी ए का, क्योंकि जैसे जैसे करते जाएंगे डी ए का भी मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इधर जाएंगे एच डैश का भी मान बढ़ता जाएगा। अब समझिएगा, टोटल प्रेशर निकालेंगे रो जी साइन थीटा, बताइए ए बढ़ के कितना हो सकता है, डी ए बढ़ के कितना हो सकता है? तो आपको हमेशा डी ए बढ़ के हमेशा ए होता है, ठीक है। अब एच डैश क्या, उसके गुरुत्व केंद्र से, तो माना उसका गुरुत्व केंद्र यहाँ है, यहाँ कहीं कट करेगा इसका गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र से यहाँ से ऊँचा, यहाँ से कितना हो जाएगा गुरुत्व केंद्र की लंबाई? तो सर यहाँ से ले लीजिए आप यक्स बार डैश, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? यक्स बार होगा यहाँ से, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हम यहाँ से लिख रहे हैं ना, ये यहीं से है ना, यहीं से है, यहाँ से लिखिए या फिर यहाँ से लिख लीजिए, है ना। इसलिए हम चाहते नहीं बड़ा वाला फिगर बनाना, है ना। तो ये यहीं से चीज़ है ना, आप जानते होंगे। तो यानी आप एच डैश की जगह क्या लिखेंगे बताइए? यक्स बार डैश, क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से। फिर यदि हम देखें बड़े वाले त्रिभुज में, हम बता रहे थे वही चीज़ कर रहे थे, ए ना ए यहीं से है ना, यहीं से चीज़ है, ठीक है। ऐसा त्रिभुज बनाएगा, यही गुरुत्व केंद्र है, ठीक है ना। तो फिर हम देखें साइन थीटा इक्वल टू बड़े वाले त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा? यक्स बार अपान में क्या हो जाएगा बताइए? तो यक्स बार डैश, तो यहाँ से यक्स बार इक्वल टू क्या मिलेगा? यक्स बार डैश साइन थीटा। देखिए यहाँ कुछ दिख रहा है, यक्स बार डैश साइन थीटा, इन दोनों को क्या लिखेंगे? यक्स बार लिखेंगे। तो पी इक्वल टू रो जी ए यक्स बार। बताइए नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा सर। तीनों का फार्मूला क्या मिला? सेम मिला, है ना। तो देखिए कितना आसानी से अब हम देखने दिखाई दे रहा है कि नहीं? साफ सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि 37 मिनट की क्लासें हो गई हैं, तो ज़्यादा लंबा क्लास आप लोग पसंद नहीं करते हैं, बोरिंग लगता है। अरे 1 घंटा कौन देखेगा? आप लोग जे की तैयारी करिए, तब पता चलेगा कितना पढ़ना पड़ता है ना। अभी तो सब कहते हैं कि मास्टर बहुत लंबा लंबा वीडियो बनाता है, पढ़ाता तो ठीक है, तो वो क्लास में नखरा करता है, ठीक है। तो आज बस रहने देते हैं, कल हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर, दाब केंद्र, है ना। तो दाब केंद्र का डेरिवेशन आता नहीं है ना, दाब केंद्र का डेरिवेशन नहीं आता, उसको बस फटाक से हम बताएंगे, ट्रिक बताएंगे याद रखने का, फिर हम न्यूमेरिकल लगा के चैप्टर को द एंड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, इंस्टा फॉलो करिए, कोई दिक्कत है व्हाट्सएप में मैसेज करिए, नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ओके, गुड लक।